नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज है गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर। इसलिए मुझे याद है कि आज से 8-9 साल पहले मोदी जी ने एक अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान, और काफ़ी कारगर हुआ है और वो काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग उसमें भाग लेते हैं और आज भारत बदल गया है। मुझे बहुत खुशी होती है। पहले क्या होता था, अपने कल्चर में भी नहीं था, डस्टबिन का कोई नाम ही था, जानते थे, बाकी यूज कभी नहीं करते थे। ठीक है, तो इस तरह मैं इसलिए इस दिन को याद रखता हूँ। और मध्य प्रदेश में इंदौर का नाम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आप सबको पता हो रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ के लोग सच में सफाई रखते हैं। रोड आप यहाँ के देख लीजिए, शहर भी अच्छा है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सफाई है। अभी पिछला एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान लोक सेवा का, उसमें एक क्वेश्चन आया था जो इंदौर से रिलेटेड था। मुझे बड़ा खुशी हुई, मतलब मध्य प्रदेश के नाम, वो भी इंदौर जैसे शहर को नाम लिखना, वो कुछ कथन टाइप का था। आप देख लीजिएगा, राजस्थान में इंदौर का नाम आया था, तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई, इसलिए मुझे याद है। बाकी तो मुद्दा आज ये नहीं है हमारा पढ़ने का मुद्दा कुछ और है, लेकिन मुझे याद आ गया तो मैं बोल दिया। और बाकी लोग तो बस वर्ल्ड कप की तैयारी में लगे होंगे कि कब 5 तारीख से मैच शुरू हो, 19 नवंबर को कब ख़त्म की तो कोई बात ही नहीं करता। तो 5 तारीख से मैच है ना, 8 तारीख को भारत का है शायद। हाँ, किससे? ऑस्ट्रेलिया से है क्या? हाँ, ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो मेन तो 14 तारीख वाला मैच है, उसमें नज़रें बनाए रखिए आप। बाकी 19 नवंबर को फिर देखेंगे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है स्टूडेंट के साथ, खासकर जो क्रिकेट देखते हैं मेरे जैसे लोग, कि यार क्रिकेट भी देखना है, मैं पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, तो क्या करें। तो इसके लिए थोड़ा सा यही है कि अपना भाई ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, उसको मैनेज करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है क्रिकेट तो आप छोड़ ही नहीं छोड़ सकते हैं। फालतू में स्कोर देखते रहेंगे, उससे अच्छा देख ही लो। स्कोर देखने से अच्छा मैच ही देख लो, अच्छा रहेगा। लेकिन उसके लिए आप टाइम निकाल के पढ़ लीजिए दूसरी चीज़ों में। ठीक है, सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, मतलब कम यूज करिए, उसकी जगह मैच ही देख लीजिए। यही हो सकता है, उसके अलावा कोई चारा आपके पास है नहीं। तो फिलहाल हमारा टॉपिक है क्या आज, मध्य प्रदेश का एक पॉलिटी, मध्य प्रदेश का पॉलिटी नहीं, देश का पॉलिटी है एक्चुअली, जो यूनिट नंबर 6 मध्य प्रदेश के किस में है, प्रीलिम्स में आता है। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियरली मेंशन उन्होंने किया है। उसका एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसी को बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। अब हमारे यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, थोड़ा स्पीड बना के चलेंगे, 25-30 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसी को क्या नाम से बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो MC लिख देंगे, चलेगा ना? ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये 1919 में आया। इसकी हम प्रमुख बातों को बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सबको पता होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर कैसे एक्चुअली ये जो अधिकार आए थे ना, ये हमारा अधिकार क्या था, ये हमको अधिकार देने के लिए या उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के लिए ये सब एक्ट आया करते थे। ठीक है, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसके पहले जो आया था सुधार 1909 का, 1909 का क्या था, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जो पहला शब्द है, जैसे मार्ले बोला फिर मिंटो बोला, तो ये व्यक्ति हैं। ठीक है, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू इसमें कौन होगा, जो इंडिया का उस समय कौन होता था, सेक्रेटरी, और ये कौन होगा, ये वायसराय। ठीक है, ये इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। मॉन्टेग्यू सचिव और ये वायसराय कहते थे। तो 1909 की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या आया था, मार्ले मिंटो सुधार। ये पहला क्या दिया था, मुस्लिम वोट अलग कर दिए थे, कि मतलब मुस्लिमों को अलग से पृथक निर्वाचन होगा, मुस्लिम को मुस्लिम ही करेंगे।
ये सबसे बड़ा सांप्रदायिकता का पहली बार यहाँ पर जो सीड या फिर बीज बोया गया था तो यह मार्ले मिंटो सुधार से था। बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारा ऐतिहासिक उथल पुथल हुआ, चलता रहा कार्यक्रम। उसके बाद सबसे, मैं अगर कोई कभी पूछे, चाहे इंटरव्यू हो चाहे आपका मेंस में हो, कि 19 आने का, अधिनियम आने का सबसे मेन कारण क्या था, तो एक डेट याद रखिए 1916। अब 1916 में हुआ क्या, 1916 वर्ल्ड वार सेकेंड 1914 से शुरू हो गया था आपका, और 1914 में लगभग क्या हुआ था कि सारे लोग इंगेज थे, ठीक है। और भारत, इंग्लैंड और तुर्की दुश्मन हुए। उसमें भारत के लोग मुसलमानों का साथ दिए, मतलब तुर्की लोगों का साथ दिए, तो भारत और इंग्लैंड भी दुश्मन थे। उस समय तक विरोध आ रहा था ना, 1857 से ही शुरू हो गया था कार्यक्रम, और फिर बंगाल विभाजन वगैरह करके माहौल ख़राब हो गया था। तो भारत किसका सपोर्ट कर रहा था, तुर्की का। खिलाफत आंदोलन भी आया था, ठीक है। तो 1916 में जो सबसे बड़ा मेन मुद्दा, और सब भूल जाइए आप, केवल और केवल जो मैं बताना चाह रहा हूँ 1916 का क्या हुआ था, लखनऊ। ये लखनऊ के जो बैठक हुई थी, लखनऊ सम्मेलन हुआ था, फिर लखनऊ सेशन हुआ था। लखनऊ सेशन में क्या हुआ था कि नरम दल, नरम एंड मुस्लिम लीग, ये सब क्या हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे ना। तो जब इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने की वजह क्या थी कि बाल गंगाधर तिलक जी जो बोल दिए थे कि मैं कभी अध्यक्ष नहीं बनूंगा कांग्रेस का, तो सब लोग खुश, ठीक है। तो ये यहाँ से मतलब कांग्रेस यहाँ पे हो गई मजबूत। अब जब मजबूत हो गई, उनका ब्रिटिशर्स का क्या उद्देश्य रहता था, इनको अलग करे हमेशा, ठीक है ना। यहाँ पे हो गई मजबूत, और यहाँ से उनको फिर सोचना पड़ा, और ये सब लोग मांग करने लगे कि भाई हमको गवर्नमेंट चाहिए, हमको भी अधिकार चाहिए, हमको भी पार्टिसिपेशन चाहिए। तो हुआ ये कि 1919 का इनको अधिनियम लाना पड़ा, और इसमें इनका उद्देश्य इसमें आने का क्या था कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की बात करेंगे, ठीक है, ऑटोनॉमी, स्वायत्ता देंगे। तो ये कारण था इसका, बैकग्राउंड क्या था, लखनऊ का सेशन, ठीक। अब हम बात करते हैं, अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में दो चीज़ें प्रमुख रूप से हुई। इसमें सबसे बड़ी बात हुई कि जो केंद्र होता था उस समय, और एक प्रांत होता था। तो इसमें बंटवारा कर दिया गया कि केंद्र को कुछ चीज़ें, कुछ अधिकार दे दिए जाएंगे, और कुछ अधिकार क्या दिए जाएंगे, प्रांतों को दिया जाएगा। तो इसमें एक आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि जो सेंट्रल में हुआ उनमें क्या हुआ, सब्जेक्ट का बंटवारा नहीं हुआ, विषय मतलब आप समझिए कि विषय क्या होते हैं, जैसे कृषि हो गई, सिंचाई हो गई, वित्त हो गया, स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब सब्जेक्ट कहलाते थे। तो केंद्र में जो सब्जेक्ट थे लगभग 50 विषय थे केंद्र में, उनका बंटवारा नहीं हुआ। और सबसे प्रमुखता से बात यही हुई, प्रांतों में जो सब्जेक्ट हुआ करते थे उसमें बंटवारा हुआ, ठीक। अब समझिए प्रांतों में बंटवारा कैसे हुआ, दो भागों में हुआ था उसमें, एक रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में, एक ट्रांसफर, ठीक। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं दो हिस्सों में इसको पढ़ूंगा। कैसे पढ़ेंगे हम लोग 1919 को, एक एग्जीक्यूटिव एंड दूसरा आपका लेजिस्लेटिव, मतलब विधायी बंटवारे कैसे हुए, और कार्यपालिका का बंटवारा कैसे हुआ, ठीक। तो कार्यपालिका के संदर्भ में अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए यहाँ पे 1919, ऐसे चार्ट बना लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे भाग डिवाइड कर लीजिए, इसको क्या कहेंगे, सेंट्रल लेवल, ठीक। और दूसरा ये अपना क्या हो गया,
प्रोविनेंस, प्रोविनेंस या फिर प्रांत। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रख लिए। सबसे बड़ा काम यही हुआ और प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। सब्जेक्ट का डिवीज़न क्या हुआ, सेंट्रल लेवल में क्या 50 सब्जेक्ट थे, 50, इसका बंटवारा हुआ नहीं हुआ, पहला सवाल, ठीक है। क्या सब्जेक्ट का बंटवारा सेंट्रल लेवल पे हुआ, तो नहीं हुआ। इसका प्रमुख कौन हुआ होता था, कौन देखा करता था इसका, तो सबसे बड़ा इसमें वायसराय, वायसराय। देखिए 1919 एक्ट में क्या हुआ, एक सेंट्रल लेवल और एक प्रोविनेंस, मतलब कि प्रांत में बटा, जिसमें 50 सब्जेक्ट होते थे, उसका प्रमुख वायसराय होता था। और अब मेन खेल यहाँ पे हुआ प्रोविनेंस, ठीक है। मेन खेल प्रोविनेंस में हुआ। तो प्रोविनेंस में क्या हुआ कि यहाँ पे लोग क्या चाहते थे, अपना डिमांड कर रहे थे कि हमको देना चाहिए, वो हमको स्वायत्तता दो, हमको अधिकार दो। तो बोले चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या बांट दिया, यहाँ पे भी प्रोविंस को 2 भागों में बांट दिया। प्रोविंस के सब्जेक्ट को, सेंट्रल के सब्जेक्ट, केंद्र के सब्जेक्ट को बिल्कुल नहीं बांटा गया था, प्रोविंस या फिर प्रांत के सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया। पहला हुआ रिजर्व एंड दूसरा हुआ ट्रांसफर्ड, ठीक। रिजर्व मतलब आरक्षित, ट्रांसफर मतलब हस्तांतरित, ठीक है। तो अब बताएं, आगे बढ़ते हैं कि रिजर्व और ट्रांसफर। रिजर्व सब्जेक्ट को कौन देखेगा, कौन उसका मेन हुआ होगा, तो जी। और ये इनका कौन होगा, रिजर्व सब्जेक्ट का कौन प्रमुख होता है, गवर्नर, गवर्नर। और ट्रांसफर्ड का कौन हुआ, जो वहाँ पे मंत्रिमंडल थे, मंत्री, मिनिस्ट्री, मिनिस्टर। अब मिनिस्टर कैसे बनते थे, तो मिनिस्टर वहाँ पे क्या हुआ करते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये कहाँ से आया था, ये पिछले एक्ट से आया था, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा वहाँ पे चुने जाते थे कौन, मिनिस्टर। अब लेजिस्लेटिव, अब आप ये बताइए कि क्या तब अधिकार था भारतीयों को वोट देने का अधिकार, तो हाँ 3% मात्र लोगों को अधिकार हुआ करता है। कितने, 3% लोग वोट देते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो वहाँ से फिर मिनिस्टर बनते थे। 3% में कौन आते थे, जो लोग 3000 रुपये से ज़्यादा लगान जमा करेंगे वो लोग वोट दे सकेंगे। जो लोग किसी कॉलेज या वगैरह में प्रोफेसर या फिर बड़े पद में होंगे थोड़ा, तो इस तरह के लोग दे के यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिस्टर को चुनते थे। तो मिनिस्टर लोग फिर इन्हीं 3% लोगों के लिए उत्तरदायी रहा करते थे। अब रिजर्व में अब यहाँ देखिए आगे, ठीक है, यहाँ से बात करते हैं रिजर्व। रिजर्व सब्जेक्ट कौन कौन से थे, जिनके लिए कौन प्रमुख था, गवर्नर था। और वो क्या जनता के लिए उत्तरदायी था, बिल्कुल नहीं था, ये इसके अलग है। और ट्रांसफर जो सब्जेक्ट रहेंगे, हस्तांतरित, वो रहेंगे जनता के लिए उत्तरदायी, वो भी 3% लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे मेन यहाँ पे काम होता है हमारा कि याद करना कि कौन से सब्जेक्ट रिजर्व में थे और कौन से उसमें हस्तांतरित में। ये हमारा रिजर्व, ये हो गया ट्रांसफर, ठीक है। रिजर्व का प्रमुख कौन, गवर्नर, इधर का मिनिस्टर, ठीक। अब हमारा काम ये है, इसके आगे आप चार्ट बना लीजिए इसको, ठीक है। अब हमारा काम ये रह गया है कि हमको जानना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से विषय थे, आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट थे, आखिर कौन से मैटर थे जिसमें रिजर्व थे। रिजर्व मतलब आरक्षित थे, जो गवर्नर के पास सुरक्षित थे। इसका लेखा जोखा देख कि सब कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है।
तो सबसे आप ये ध्यान कर लीजिए, तो अभी 3% लोग ही केवल चुन रहे हैं मिनिस्टर को, कहाँ पे? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, विधान परिषद में। तो सब्जेक्ट आप सबको पता है, अंग्रेज हैं, इतने होशियार हैं कि भारत वाले लोगों को इतना आसानी से देने वाले थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे सब्जेक्ट दे दिए भारत वालों को, जाओ आप लोग, ठीक है, छोटे मोटे सब्जेक्ट पकड़ा दिए, ठीक है। अब जितने भी विषय आप सोचिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, आप नाम गिनाइए, मैं लिखता चलता हूँ। मैं बोलूँ फाइनेंस, तो किधर लिख दूँ? रिजर्व में लिख दूँ कि ट्रांसफ़र में? चलो मैं लिख देता हूँ फाइनेंस रिजर्व में। किसके पास होगा? गवर्नर के पास। गवर्नर किसका? अंग्रेजों का। मैं अगर बोलूँ लैंड रेवेन्यू, किधर लिख दूँ? रिजर्व में। मैं अगर बोलूँ इरिगेशन, सिंचाई, किधर लिख दूँ? रिजर्व में। मैं अगर कभी बोल दूँ सफाई, तो किधर लिख दूँ? इधर लिख दो भाई। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट आप लोग साफ सफाई करते रहे, मेन मुद्दा तो हम पकड़ के रखे हैं ना, पैसा हम रखेंगे, सिंचाई व्यवस्था हम रखेंगे, लैंड का जो रेवेन्यू होगा वो हम रखेंगे, जस्टिस, न्याय कौन करेगा? इधर करवाएंगे भारतीय लोगों से कि इधर जस्टिस। और सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं? लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट हम इनको दे दो, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, चलते रहिए। ये ट्रांसफर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये सब, ये रिजर्व सब्जेक्ट। और अगर कोई सब्जेक्ट की बात करें, पुलिस, बहुत अच्छी व्यवस्था, मतलब अच्छी क्या, मतलब तगड़ी व्यवस्था है, तो कौन लेगा? पुलिस। गवर्नर अपने कंट्रोल में रखना चाहेगी ना, इनको क्या देंगे? हेल्थ को कौन? तो हेल्थ भाई यही रखो, मरीज, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब आप लोग देखते रहो, मैं नहीं जानता हूँ, हमारी भी सेवा करते रहो। लेकिन यही तो अभी इसको हम थोड़ा लिस्ट को आप याद रखने की कोशिश करिए, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। और कौन से विषय? न्यूज़पेपर भाई, न्यूज़पेपर ये बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। न्यूज़पेपर रिजर्व कैटेगरी में रखेंगे। क्यों रखेंगे? कि भाई कल को ये व्यक्ति कोई छाप देगा तो हम क्या कर लेंगे कि ये अंग्रेज ऐसा है, ये अपना कुछ एक्सप्रेशन देंगे, पूरे जनता तक पहुंच जाएगा ना मामला। तो इसलिए न्यूज़पेपर को रिजर्व में रखा गया, ठीक है। सिंचाई हमने बात ही कर लिया। उसके बाद एक ये बहुत, हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इंडस्ट्री है तो बहुत बड़ा मामला, लेकिन इंडस्ट्री में काम कौन करेगा? भारत के मजदूर करेंगे ना, वो लोग थोड़े ना कर पाएंगे। तो इंडस्ट्री को यहाँ रखा गया, उद्योगों को। लेकिन इंडस्ट्रियल जो फाइनल पावर है, कॉन्फ्लिक्ट, जो विवाद हो गया ना, उसका निपटारा कौन करेगा? ये अंग्रेजों ने अपने सब्जेक्ट में रख लिया। किसमें? रिजर्व वाले कैटेगरी में। ये मैं मेन मुद्दों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लिस्ट आप समझ गए ना, यही मेन काम हुआ था, उससे आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। पेंशन, ऑब्वियस सी बात है, खजाना अपने पास रखें हैं तो यही पेंशन देंगे, अपने पास ही रखेंगे। इसके बाद पब्लिक सर्विस मतलब लोक सेवा, कौन रखेगा? गवर्नर जनरल, मतलब गवर्नर अपने पास रखेगा, रिजर्व में रखेगा। गवर्नर मतलब अंग्रेज। ट्रांसफर सब्जेक्ट में और क्या क्या हम बात कर सकते हैं? क्लीननेस हो गया, लोकल हो गया, हेल्थ, हाँ, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन। उनको पता तो था कि ये लोग कुछ कर पाएंगे नहीं, ऐसे ही समझते थे ना अंग्रेज लोग कि एजुकेशन में क्या ही करेंगे, अपना जो भी है कुछ कर पाएंगे नहीं, हमारे पास ही आएंगे पॉलिसी बनवाने, तो हम यहाँ से बनाएंगे ही नहीं, जो भी फंड लगेगा हम देंगे ही नहीं, तो क्या ही कर पाएंगे। बस दे दो नाम मात्र के लिए कि ये तुम्हारे पास अधिकार है, ठीक है। म्यूजियम मतलब संग्रहालय,
हम अपना बंदूकें, हमारा अंग्रेज के लोग, इनको सबको आप संग्रहित करके रखो, इन्हीं कामों में आप बिजी रहिए, ठीक है। म्यूजियम, इसीलिए तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है किनके, अंग्रेज़ों के, ठीक है। बल्कि मिडाइवल हिस्ट्री में जो थे अपने अकबर हो गए और जितने भी यहाँ पे वंश आए हैं, उन्होंने भारत को एक भारत की तरह माना है, ये लोग दूसरों की तरह एक्चुअल में माना है, ठीक है। तो अंग्रेज़ एक्चुअल में गुलाम बना के रखे थे, और जितने भी वंश हुए, राजा हुए, यहाँ पे गुलाम नहीं बना के रखा, उन्होंने एक अपनी तरह ही माना है भारत को, और यहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य किए हैं। आबकारी ये कहाँ रखेंगे, ये ट्रांसफर सब्जेक्ट में रखा गया, ठीक है। उद्योग हमने बात कर लिया, ठीक है। एक काम और करेंगे, रिलीजन, रिलीजन को आप लोग इनको दे दिए, ट्रांसफर सब्जेक्ट को आप लोग अपने हिसाब से रिलीजन में लड़ते मरते रहिए। ये बहुत बड़ा कारण है अंग्रेज़ों का, ये बहुत बड़ा कारण है, उस तब से अभी तक चला आ रहा है। और इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, ठीक है। ये इतने सारे सब्जेक्ट मुझे लगता है काफ़ी होंगे, अब आप समझ रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने की यही ज़रूरत है कि अपने पास बहुत प्रमुख प्रमुख मुद्दे रखे थे, भारतीयों को केवल नाम मात्र के लिए दे दिया था कि आप इन सब्जेक्टों पे सोचिए। अगर हेल्थ, किसी को दिक्कत हो गई हॉस्पिटल के, भाई यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे, फाइनेंस ही नहीं मिलेगा, तो क्या ही कर लोगे, सब्जेक्ट लिए रहो अपना। इंडस्ट्री, सब कुछ यहाँ है ना, फाइनेंस है। मान लीजिए खेत है, खेती कर रहे हैं आप, सिंचाई के लिए यहाँ पानी ही नहीं है, क्या ही कर लोगे। यही चीज़ आगे जाके भारतीय समझ गए थे 1935 के एक्ट में, फिर एक खुल के चीज़ें आई थी। इन्होंने क्या किया, भारतीयों ने 1900 थोड़ा बात कर लेते 1935 कि आगे खेती करना ही बंद कर दिया, सफाई करना ही बंद किया। भाई जब हम करेंगे नहीं तो क्या करोगे तुम, पैसा किस बात का रिलीज करोगे, रिलीज ही नहीं कर पाओगे, घोटाला ही नहीं कर पाओगे। ये आगे फिर 1935 में ये सब चीज़ें इन्हेंस हो के आए, ठीक है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आप इस विषय में आप रख सकते हैं। बाकी और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, वो आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहीं पे रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इतनी बातें हो गई। इसका प्रमुख कौन, रिजर्व का गवर्नर। ट्रांसफ़र का मेन कौन, मिनिस्टर्स होते थे, जो 3% लोगों के लिए केवल उत्तरदायी। कभी आए कि फाइनेंस का जो विषय है वो जनता के लिए उत्तरदायी था क्या, नहीं। ये सब्जेक्ट जो थे इतने सारे बस उत्तरदायी हुआ करते थे उस समय, किसमें, जनता के प्रति, ठीक है। तो इतने सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, ये एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का ये स्ट्रक्चर हुआ करता था, ठीक है। इतने सारे सब्जेक्ट, आई होप इसको थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि कैसे कौन से सब्जेक्ट है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँगा कि जो लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका को किस प्रकार से तोड़ा गया था 1919 के एक्ट में, ठीक है। विधायिका मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो नियम बनाने की शक्ति होती है, विधायिका कहलाती है। कार्यपालिका कार्य करता है, ये सब कार्य ही हो रहे हैं ना, काम ही हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव लगभग एक ही है। विधायिका मतलब जैसे अभी जहाँ विधेयक वगैरह बनते हैं, नियम कानून बनाने की शक्ति होती है, उनको विधायिका कहते हैं। तो हमने ये देख लिया क्या, एग्जीक्यूटिव। अब विधायिका लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो इसको भी क्या किया गया, केंद्र मतलब सेंट्रल को दो तरीकों से तोड़ा गया। देखिए ये हो गया सेंट्रल लेवल को दो तरीकों से तोड़ा गया। दो तरीकों से कैसे तोड़ा गया कि अब देखिए, जो अभी आप देख रहे होंगे राज्य में क्या केंद्र में क्या अभी है, लोकसभा और एक राज्यसभा है। तो ये कहीं ना कहीं वहीं से आया है। तो पहला पोर्शन जो था, देखिए 21, ये हाउस के इस सदन के रूप में इसको तोड़ा गया। राज्यों में, प्रांतों में क्या तोड़ा गया, प्रांत में किस लेवल पर
सरकार को अलग किया गया है ये विषय के अनुसार, और राज्यों में केंद्र में क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, केंद्र में विषय में बिल्कुल नहीं टूटा, दो हिस्सों में बांटा ही नहीं गया। सेंट्रल में केवल हाउस है, सदन के रूप में अलग अलग बांटा है, जिसमें पहला लेजिस्लेटिव, ठीक है, एक बना काउंसिल ऑफ स्टेट, एक बना काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, या फिर अभी का जो कहा जाए तो ये राज्यसभा, अभी का। एक बना लेजिस्लेटिव असेंबली, दो हिस्सों में सेंट्रल लेवल को तोड़ा गया, सेंट्रल में मतलब बाइकैमरल कर दिया गया, या फिर द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई, ठीक है, कब, 1919 में, ठीक है। ये लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में आप बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे सीटों का बंटवारा होगा, कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आएंगे, कितने मेंबर होंगे, बस इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, यही है आपका बंटवारे का बात। तो यहाँ पे होंगे कितने लोग, 145 लोग। यहाँ पे कितने लोग होंगे, देखिए यहाँ 145 लोग होंगे, तो 145 में से इसका थोड़ा सा 104 प्लस 41 ऐसे याद रखें। अब 104 जो लोग आएंगे इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो इलेक्टेड होके आएंगे, और 41 लोग जो आएंगे नॉमिनेटेड आएंगे। ये एकदम क्लियर, ये मेन है। काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने लोग हुआ करेंगे, 60 लोग होंगे। 60 में एक कितना 34 प्लस 26 हुआ क्या, 6 4 10 3 2 5 1 ठीक, 34 और 26 का मामला चलेगा, ठीक है। इसमें ये इलेक्टेड, ये नॉमिनेटेड। तो सेंट्रल लेवल में दो सदन का बंटवारा हुई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सदन का बंटवारा हुआ था सेंट्रल लेवल में 1919 एक्ट में। अब विषय का बंटवारा कहाँ हुआ था, प्रांत लेवल में। यहाँ कौन कौन से, रिजर्व और ट्रांसफर, ये हिस्सा हमने पढ़ लिया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में ये है 104 और 141, जिसमें इतने क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। तो इतनी बातें ये आपके लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में हो गया, ठीक है। कार्यकाल के थोड़े से हम यहीं पे चर्चा करेंगे। तो ये जो होते थे 3 ईयर, इनका कार्यकाल 5 ईयर। अभी भी आप देखते होंगे कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष, ज़्यादा तो पहले भी ये हुआ करता था। तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, 1919 एक्ट में विधायिका वाला पोर्शन और कार्यपालिका वाला पोर्शन पढ़ लिया। अब एक थोड़ा सा हम लोग मेन चीज़ें इसमें और जो फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है वो याद रख लेते हैं, ठीक है। कि सबसे पहली बात यहाँ साइड में लिख लेना चलेगा, ये लास्ट है समरी के रूप में, ये 1919 एक्ट का पहला पॉइंट क्या था, यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन लगा, जो कि सब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट रूप में बंटवारा होगा, हस्तांतरित और ट्रांसफर। केंद्र में सदन के रूप में बंटवारा, ये दूसरा पॉइंट आपको होगा, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे अभी अगर कोई पूछ लिया जाए कि उस समय भारत का पीएम कौन था, तो डेविड लॉयड जॉर्ज पीएम, डेविड लॉयड जॉर्ज। कहाँ का पीएम होगा, ब्रिटेन का होगा, ठीक है। किंग कौन था, तो जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम की कहानी आप सबको पता है, 1911 कलकत्ता में दिल्ली दरबार, जिसमें क्या हुआ था, जनगण मन गाया गया था, ठीक है। किंग जॉर्ज पंचम था, उस समय पीएम था डेविड लॉयड
जॉर्ज। इतनी बातें आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है, ठीक है। और इस एक्ट में क्या रखना है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट देने की कोशिश किया था किनने, ब्रिटिशर्स ने। क्या हो पाई थी, नहीं। पार्शियल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हम कहेंगे। ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता देने की कोशिश किया गया था, ऑटोनॉमी, ये भी पार्शियल था। और कुछ इसमें क्या है, हाँ प्रमुख बात, इसको मैं रेड पेन से लिखूंगा, वोटिंग, वोटिंग राइट्स किसको, वीमेन को, मतलब महिलाओं को अधिकार दिया गया था वोटिंग करने का। उसका रीजन था 1914 विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार हुआ, सारे पुरुष उसमें बिजी थे, महिलाओं ने देश संभाला, भारत में भी और इंग्लैंड में, इसलिए वो वोमेन को देना पड़ा। यूपीएससी या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया 1926 में, फिर जाके ली कमीशन के उसमें वो फिर चुनाव वो होना शुरू हुए। और इसके क्या प्रमुख बातें हुई इसमें, प्रमुख बातें और क्या क्या हुई, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन ये विषय वाला था कार्यपालिका और उसको समझाना, हाँ कार्यपालिका और किसको समझाना, न्याय, अरे क्या बोलते इसको, विधायिका को समझाना अलग अलग था बस। हाँ और बजट, बजट सेपरेट हुआ, किसका सेपरेशन हुआ, सेंट्रल और स्टेट का। तो पहली बार यहाँ से बजट अलग अलग ना शुरू हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमको अधिकार, भारतीयों को अधिकार देने की काम चालू हो गया है। ये 1935 तक पूरा हो जाएगा और 1947 में एकदम दे ही देंगे और चुपचाप अपना चले जाएंगे बोरिया बिस्तर लेके। तो बजट का सेपरेशन हो गया। कुछ और बातें हैं, हाँ ये और एक मुद्दा, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो एंड यूरोपियन, इनका क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरल, इनको भी दे दिया गया, मुसलमानों को दे दिया गया 1919 में। अब इनको भी अलग से निर्वाचन का अधिकार दे दिया भाई, किसी को सिख वोट देंगे, क्रिश्चियन, ऐसा। तो ये गड़बड़ हो रहा था, खैर पर गड़बड़ ही हो रहा था, क्या कर सकते हैं, पर धीरे धीरे कुछ चीज़ें हमको मिल भी रही थी, ठीक है। बजट जो था, बजट के 25% भाग पे केवल वोटिंग होगी बस, और नहीं दे सकते हैं। इतनी बातें, ये मेन ये लास्ट के पॉइंट है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद और कुछ इसमें है नहीं खास। हाँ और एक है 1919 सेक्रेटरी, जो भारत का सेक्रेटरी होगा ना, सचिव होगा, उसको ये अधिकार दे दिया गया कि भारत में एक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा, ठीक है, जो फिर क्या करेगा, रिपोर्ट वगैरह देखेगा जैसे कैग करता है। तो इतनी सारी बातें ये लास्ट पॉइंटर के रूप में होगी। फिर एक और बन गया था यहाँ पे, एक भारत परिषद बनाया गया था, इसी एक्ट के तहत क्या बना था, भारत परिषद। फिर या फिर इसको एक डिब्बे में अगले पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, भारत परिषद। इसमें क्या होता था, इसमें 8 से लेके 12 मेंबर तक लोग हुआ करते थे, जिसमें 3 मेंबर जो है भारतीय होना कंपलसरी था। ये जिसमें कमांडर इन चीफ जो होगा वो नहीं होगा, वो भारत वाला नहीं होगा, बाकी 3 मेंबर कोई भी और हो सकते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट में वो उसी टाइम बना था भारत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। तो आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इसको क्रम से पढ़ेंगे, एक एग्जीक्यूटिव, विधायी, ये अलग अलग आप समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे। सेंटर में क्या सब्जेक्ट का बंटवारा हुआ, नहीं हुआ। सेंटर में क्या सदन का बंटवारा हुआ, हाँ। प्रांत में सदन का बंटवारा हुआ, नहीं हुआ। प्रांत में सब्जेक्ट का बंटवारा हुआ, हाँ। कौन कौन से भाग में हुआ, ट्रांसफ़र और रिजर्व। रिजर्व को कौन देखा था, गवर्नर। ट्रांसफ़र को कौन देखा था, तो वहाँ के मंत्री। मंत्री किसके लिए उत्तरदायी थे, जनता। कौन सा जनता, 3%। गवर्नर किसके लिए उत्तरदायी था,
ब्रिटिशर्स। वायसराय किसके प्रत? ब्रिटिशर। गवर्नर और ब्रिटिशर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जब क्राउन का शासन चला जब तक तो वायसराय, और कंपनी का शासन गवर्नर, ठीक है। तो और बाकी सब काम वही रहता था। तो इस तरह से 1919 का एक्ट आई होप समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे 1935 का एक्ट, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में आप वेट करिए। वर्ल्ड कप तो है ही, उसको देखते रहिए आराम से और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।